जय श्री सीताराम। वर्ष 2025 के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। तुला राशि के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि आपके अलग अलग क्षेत्र, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आप की पारिवारिक स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी इस वर्ष। कब, किस समय, किस माह आपको सावधानी बरतना है, कौन से माह आपके लिए अच्छे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे उपायों के बारे में। तुला राशि वालों को वर्ष 2025 में क्या उपाय करने चाहिए जो कि उन्हें सफलता दे, जो कि काम आसान करे, जो कि उपलब्धि दे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि का वार्षिक राशिफल। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि देखो, ये जो वर्ष है ये कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, है ना। देखो क्या होगा ना, आपको ये जरूर फील हो सकता है कि यार वो फला फला जो व्यक्ति है, हमारा कॉलीग है, हमारा मित्र है, हमारी देवरानी है, हमारी जेठानी है, हमारा भाई है, कजिन है, जो भी, वो व्यक्ति जो है वो एक दिन में कोई काम कर ले रहा है, हमें उसी काम को करने में 2 दिन लग रहे हैं, या 2 दिन में हमारा वो काम हो रहा है। आपको ये चीज एक फील हो सकती है इस वर्ष, तो थोड़ा सा डिले लग सकता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि मेहनत थोड़ी कंपेरेबली ज्यादा करना पड़ेगी। आपको ये लगेगा कि यार वो व्यक्ति ने एफर्ट लगाए जितने, उससे थोड़े ज्यादा एफर्ट मुझे लगाने पड़ रहे हैं वो चीज को पाने के लिए। तो अब ये अलग अलग क्षेत्रों की बात है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, विशेष तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, माह अप्रैल ना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। मतलब विशेष तौर पर बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए, इनकम के लिए, आय के लिए, पैसे आने के लिए बहुत शुभ है। मतलब यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगेंगे इस माह में। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज्यादा आएंगे। प्रोफेशनल है तो क्लाइंट्स आपके ज्यादा आएंगे। साथ ही साथ यदि इस समय आप कोई पैसे की राह देख रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना कि पैतृक संपत्ति है तो उसकी राह देख रहे हैं, कोई उधार देने वाला है, वापस लौटाने वाला है तो उसकी राह देख रहे हैं, या हमने कोई निवेश करके रखे थे वो इस समय मिलने वाले हैं, कहीं कुछ पैसा लगा करके रखा हुआ था, कहीं अपना प्लॉट थी, प्रॉपर्टी है तो उसको बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं रही थी, उससे पैसा आएगा। तो ये सब चीजें आपको माह अप्रैल में मिलने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अपने कारोबार का विस्तार होगा, उन्नति होगी, सफलता होगी और बहुत अच्छा ये वक्त आपके लिए रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मई अच्छा नहीं है, जून अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, मार्च अच्छा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई देखो, पहले आप जो मेहनत करेंगे, जैसे फरवरी में मेहनत करेंगे, मार्च में मेहनत करेंगे, तो अप्रैल तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो रिजल्ट अप्रैल में देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि मई जून में चले जाएगा, जुलाई अगस्त में चले जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छा समय है आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ये अप्रैल वाला, विशेष तौर पर गर्मियों का समय, भारत के आधार पर हम कहते हैं गर्मियों का समय। अच्छा, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण में केवल पैसे का आना नहीं होता है, जाना भी होता है, जिसको बोलते हैं खर्चा, है ना, ये लॉस। तो वर्ष 2025 में अब मुझे नवंबर दिसंबर का जो समय दिखता है ये लॉस करवा सकता है आपके, है ना। लास्ट लास्ट का समय लॉस करा सकता है। लॉस कैसे? तो किसी को पैसा आपने उधार दे दिया, है ना, या फिर कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, तो उस समय नहीं करना है रिस्क इन्वेस्टमेंट। उस समय पैसा पैसा उधार तो कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, कई बार हम किसी की मदद करते हैं तो उस समय तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना। मदद करना है तो फिर दान करना है कि भाई ठीक है यार, दान किया मैंने। मैं ऐसे ही करता हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझसे पैसा मांगता है तो मुझे यदि लगता है कि योग्य है ना, तो फिर मैं उसको पैसा देता हूँ, लेकिन दान के दृष्टिकोण से दिया, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो जा। तो ये सोच के आपको दान करना है। नवंबर दिसंबर में दान नहीं कर सकते तो फिर पैसा देना ही नहीं किसी को। ये बहुत स्पष्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इस समय खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खरीदारी के योग भी बनते हैं। अच्छा, घर परिवार में भी कुछ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग बन सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण की हालांकि हम बात कर रहे थे, लेकिन उसको चूंकि आर्थिक और पारिवारिक स्थिति का एक
कंबाइंड यहाँ पर एक जेस्चर बन रहा है, इस वजह से मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो पारिवारिक स्थिति में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग जनवरी फरवरी में भी दिखते हैं, नवंबर दिसंबर में भी दिखते हैं। लेकिन मैं कह रहा था खर्चे भी होंगे नवंबर दिसंबर में, तो खर्चे ज्यादा होने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो अब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में खर्चे तो हो सकते हैं, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो बजट है उससे ज्यादा खर्चा ना हो जाए। हो सकता है दिसंबर में बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है, जनवरी फरवरी में ऐसा मुझे नहीं दिखता, लेकिन नवंबर दिसंबर में बजट से ज्यादा खर्चा, या फिर आपको परेशानी में डाल दे वो खर्चा, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, है ना। ये आर्थिक स्थिति की बात की। आर्थिक स्थिति के आगे हम पारिवारिक स्थिति पर चलते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि भाई विवाह के योग या मांगलिक कार्य के योग बनते नजर आते, मैंने ये कहा। तो यदि आप खुद इच्छुक हैं तो आपका विवाह जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर में होता हुआ मुझे दिखता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बात। दूसरी बात ये कि यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद पहले से चल रहे थे तो जनवरी फरवरी उन्हें खत्म करेगा। लेकिन फिर वापस से जून जुलाई में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद बन सकते हैं, या तो उन्हीं के साथ या नए लोगों के साथ। लेकिन फिर नवंबर दिसंबर फिर उन वाद विवादों को खत्म करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ जिगजैग वाला पीरियड यहाँ पर रह सकता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके अपने परिवार में, अपने घर में जून जुलाई, मई जून जुलाई, इसमें मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो सोच समझकर बोले, क्या बता रहे हैं, क्या क्या जताने की कोशिश करते हैं और क्या समझ लिया जाता है, ये एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो सोच समझकर बात करें, प्लानिंग के साथ बात करें। यदि आपको लगता है कि यार स्थितियां बिगड़ सकती है मेरे कुछ बोलने से, तो बिल्कुल चुपचाप रहें, मत बोलें, है ना, क्योंकि सचमुच में बिगड़ सकती है स्थितियां। लेकिन मैंने कहा ना कि फिर नवंबर दिसंबर, यदि वैसे तो ना बिगड़े वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन नवंबर दिसंबर यदि बिगड़ गई स्थितियां तो उनको ठीक कर देगा, है ना। तो ठीक है, मतलब थोड़ा जिगजैग वाला पीरियड है, इसका ध्यान रखिए। कभी अच्छा कुछ खट्टा कुछ मीठा वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, यदि आपके साथ कुछ पहले जो लंबे समय से रिश्ते टूट गए थे, वो रिश्ते जरूर से आपके इस वर्ष के शुरुआत में जुड़ जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये पारिवारिक स्थिति थी। उसके बाद में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेष तौर पर अप्रैल मई जून का जो समय है, ये आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको डर्मेटोलॉजिकल डिसीज दे सकता है, आपको सर दर्द जैसी समस्या दे सकता है। यदि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि यदि है तो वो भी उतार चढ़ाव में डाल सकता है। तो जरूर अपना ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर जिन लोग को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ना, जिसको हाई बीपी हम लोग कई बार बोलते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो भी अपना ध्यान विशेष तौर पर मई जून में रखने की ज्यादा जरूरत है। छोटी मोटी बीमारी भी यदि होती है तो अप्रैल मई जून में यदि छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो सीधे डॉक्टर के पास जाइए, घर में मत निपटाइए, हाँ, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकती है। ठीक है। बाकी उसके अलावा पूरे वर्ष भर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो ये वर्ष विशेष सफलता दिलवाने वाला है। अब अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस पीरियड में होती है, और यह पीरियड मुझे बिल्कुल सफलताकारी दिखता है। मैंने विशेष तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये बात कही है कि अप्रैल मई जून का जो समय है ये आपको उन्नति देगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी वही बात है कि सफलता देगा, उन्नति देगा। तो इस बीच में आप जो भी, वैसे तो जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल की हो चाहे कॉलेज की हो, उसमें तो उन्नति देगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विशेष प्रगति के योग मुझे इस बीच में बनते हुए नजर आते हैं। तो पॉजिटिव रहिए। हालांकि नवंबर दिसंबर का जो समय है वो आपके ध्यान को भटका सकता है, या आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं यदि आप स्टूडेंट हैं तो भैया देखो, ठीक है, प्रेम प्रसंग, आज के ज़माने का जो प्रेम प्रसंग है वो शारीरिक हो चुका है अधिकतर। वो बिल्कुल लस्ट जिसको बोलते हैं ना, वासना, वही रह गई है। तो मैं बहुत इज्जत तो करता नहीं हूँ आज के प्रेम प्रसंगों की, लेकिन वो धीरे धीरे कई बार बढ़ते बढ़ते, शरीर से बढ़ते बढ़ते दिल, और दिल से दिमाग पर भी चढ़ जाता है। तो जो दिल तक रहता है उसकी मैं ज़रूर इज्जत करता हूँ। अब ये देखने वाली बात है कि आप कैसे करने वाले हैं। खैर, मैं तो कहूँगा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी कीजिए।
तो ये स्टूडेंट्स की बात थी। अभी देखो आपकी राशि थी तुला है, हम उपायों की बात कर रहे हैं। तो यदि आपकी राशि तुला है तो वर्ष 2025 में आपको माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना चाहिए। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र की अधिष्ठित देवी होती है श्री माँ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माता जी के मंदिर जाइए, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाइए। माँ राधा भी महालक्ष्मी है, माँ सीता भी महालक्ष्मी है। तो यदि आपको श्री माँ लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर नहीं मिलते हैं तो माँ राधा, माँ सीता जी, मतलब सीताराम जी के मंदिर, श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में भी आप जा सकते हैं और वहां पर विशेष तौर पर माँ सीता, माँ राधा या माँ लक्ष्मी को सुहाग सामग्री आप भेंट करें। और नहीं तो फिर कोई भी शक्ति रूपा जो माता जी होती हैं, दुर्गा माँ का कोई भी रूप होगा, पार्वती माँ का कोई भी रूप होगा, तो वहां पर जाकर के माता जी को सुहाग सामग्री आपको भेंट करना चाहिए। शुक्रवार शुक्रवार करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। हर शुक्रवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ यदि आप हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सफेद चीजें खाते हैं, सफेद चीजें आप पीते हैं, जैसे दूध हुआ इत्यादि, तो भी आपके लिए ये बहुत लाभकारी होगा। शुक्रवार शुक्रवार तो बहुत बहुत यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। नहीं रखने का मतलब ये है कि चीज़ें बेहतर भी हैं, बहुत बहुत हद तक आपकी चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ हद तक आपकी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक भी है। खैर यही जीवन होता है, उतार चढ़ाव, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, तरह से ही जीवन सबका चलता रहता है। सबका मतलब सबका, आपका भी, मेरा भी, हम सबका। तो तुला राशि के वार्षिक राशिफल, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी। फिर आने वाले वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।